मत सहल हमें जानू, फिरता है फलक परसों। तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। मजहब इंसानियत है, जिसकी बुनियादें दुनिया के हर मजहब में मौजूद हैं। मैंने कोई बाकायदा तालीम हासिल नहीं की, ऐसी तालीम का मसरफ ही किया कि जब हम इंसान ना बन सकें। मेरी दर्सगाह इंसानियत की फलाह व बहबूद है। ये अल्फाज इस इंसान के हैं जिसने दूसरी आलमी जंग की खटारा वैन से इंसानियत की खिदमत का सफर शुरू किया और आज पाकिस्तान की बड़ी फलाही एम्बुलेंस सर्विस कायम करके खुद इस दुनिया से रोक दिया, मगर इसकी बनाई गई एम्बुलेंस सर्विस इंसानियत की खिदमत में मसरूफ अमल है। ये 70 की दहाई की बात है। शाम के वक्त कराची के सिविल अस्पताल से एक एम्बुलेंस सिंध के शहर संगढ़ के लिए रवाना हुई। एम्बुलेंस में एक जवान लड़की की मैयत मौजूद थी जो कुछ देर कबल ही टीबी जैसे मूसी मरज के हाथों हलाक हुई थी। मैयत के हमराह लड़की की वालिदा और दीगर अहबाब थे, जबकि इस एम्बुलेंस को एक बारिश शख्स चला रहा था। एम्बुलेंस में सोग का माहौल था, जबकि मैयत और लवाहिकीन की देखभाल के लिए एक नौजवान नर्स भी एम्बुलेंस में मौजूद थी। फौत होने वाली लड़की की बूढ़ी वालिदा मैयत के हमराह सरापा गम बनी बैठी थी। कराची शहर से निकलकर ये एम्बुलेंस अपने रास्ते पर रवाना थी। जैसे ही एम्बुलेंस संगढ़ शहर की हुदूद में एक सुनसान रास्ते पर पहुंची तो चंद अफराद ने एम्बुलेंस को रोकने का इशारा किया। एम्बुलेंस को रोकने वाले ये डाकू थे, जिनका इरादा इस एम्बुलेंस में सवार लोगों को लूटने का था। डाकुओं के साथ कुछ देर होने वाली बातचीत के बाद हलाक होने वाली लड़की की ज़ईफ वालिदा एम्बुलेंस से उतरे और इन्होंने सिंधी जबान में डाकुओं को बताया कि उनकी जवान लड़की टीबी के बायस वफात पा गई है और गाड़ी में इसकी मैयत है। खातून ने डाकुओं को ये भी बताया कि इस एम्बुलेंस को चलाने वाला कोई और शख्स नहीं बल्कि अब्दुस्सत्तार ईदी हैं। ये सुनना था कि डाकू एम्बुलेंस के ड्राइवर को बगौर ऊपर से नीचे तक इस अंदाज में देखने लगे जैसे वो बुजुर्ग खातून के कौल की तस्दीक करना चाह रहे हों। ईदी साहब को सर से पांव तक देखने के बाद एक डाकू बोला, हम मर जाएंगे तो हमें हमारे माँ बाप लेने नहीं आएंगे। हमें यकीन है तुम लेने आओगे और हमारी कब्र पर मिट्टी भी डालोगे। ये कहकर डाकू ने ईदी साहब का हाथ चूमा और अपनी जेब से ईदी फाउंडेशन के लिए 100 रुपए चंदा दिया और एम्बुलेंस को अस्तो इहतराम से रुखसत कर दिया। ये वो वक्त था जब फलाही कामों के हवाले से अब्दुस्सत्तार ईदी की खिदमत का चर्चा शहरों, देहातों और यहाँ तक के जनरल में मौजूद डाकुओं तक फैल चुका था और लोग न सिर्फ इन्हें उनके नाम से जानते थे बल्कि उनकी ताज़ीम भी करते थे। ये अब्दुस्सत्तार ईदी की पाकिस्तानी अवाम के लिए बेलौस खिदमत की दास्तान है, जिसका आगाज दूसरी आलमी जंग में इस्तेमाल होने वाली एक खटारा एम्बुलेंस से हुआ था। अब्दुस्सत्तार ईदी का ताल्लुक बांटवा मेमन कम्युनिटी से था। वो क़याम पाकिस्तान के बाद इंडियन गुजरात से नकल मकानी करके कराची आ गए थे। पाकिस्तान आने के बाद इब्तिदा में ईदी साहब शादियों में बर्तन धोने जाते, दूध और अखबार फरोख्त करते और इससे जो भी आमदन होती वो छोटी मोटी फलाही सरगर्मियों पर लगा देते। फलाही कामों से उनकी वाबस्तगी को देखते हुए जल्द ही इन्हें थोड़ा बहुत चंदा भी मिलना शुरू हो गया था। कराची आकर ईदी साहब ने जो पहला काम किया वो ये था कि इन्होंने कराची के इलाके मेठादर में एक छोटे से कमरे में तसपनसरी कायम की, जहां आसपास के इलाकों बलखुसूस लियारी में रहाइश पजीर गरीब अफराद को तिब्बी सहूलियात फराहम की जाती थी। ईदी साहब ने सन 1954 में पहली एम्बुलेंस खरीदी। ईदी साहब ने जो पहली एम्बुलेंस खरीदी थी वो दरअसल एक पुरानी हिलमैन वैन थी जो दूसरी आलमी जंग में इस्तेमाल हुई थी। ये वैन 2000 रुपए में खरीदी गई थी और बादशाह इसका इंजन नाकारा होने पर इसमें नया इंजन डलवाया गया था। सन 1957 में जब चाइना से एशियन फ्लू की वबा दुनिया भर में फैली तो अब्दुस्सत्तार ईदी को बड़े पैमाने पर फलाही काम करने का मौका मिला। जब फ्लू की वबा आई तो बहुत लोग मरने लगे। ईदी साहब ने चारपाइयों वाला कैंप लगाया।
وہ مریضوں کو گھروں سے لاتے تھے اور سول ہسپتال میں جو ڈاکٹر اور عملہ زیر تربیت تھا ان کے پاس جا کر انہیں ساتھ اپنے کیمپ لے آتے اور مریضوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرواتے۔ ایدھی صاحب نے شہر میں 17 کے قریب کیمپ لگائے تھے جہاں حکومت کی مدد سے لوگوں کی ویکسینیشن کی جاتی تھی اور اس کے بعد ان کا کام بڑھتا ہی چلا گیا۔ ابتدا میں ایدھی صاحب کے پاس بس ایک ہی ایمبولینس تھی، لیکن بعد میں ان کی لگن اور جنون بڑھتا گیا، لوگوں نے مدد کی اور کچھ عرصے میں یہ تعداد بڑھتی گئی اور آج ایدھی کی 1500 کے لگ بھگ ایمبولینس ہیں۔ ایدھا خاندان کا خواب ایک یونیورسٹی۔ پاکستان میں ایدھی فاؤنڈیشن کا انتظام عبدالستار ایدھی کے بیٹے فیصل ایدھی اور پوتے سعد ایدھی سنبھالتے ہیں۔ ایدھی فاؤنڈیشن عام لوگوں کے چندے سے چلنے والا ادارہ ہے جس نے حکومتوں سے کوئی مدد حاصل نہیں کی۔ ایدھی صاحب نے کبھی حکومتوں سے کوئی واسطہ نہیں رکھا اور نہ ہی کبھی پیسے لیے۔ دری اسکول اور سینٹر کا منصوبہ۔ ایدھی فاؤنڈیشن اس وقت ایمبولینس سروس کے ساتھ لاوارث بچوں اور بزرگوں کے سینٹر بھی چلا رہی ہے۔ کراچی میں اس وقت کئی رضاکار تنظیموں اور حکومت کی ایمبولینس سروس کام کر رہی ہیں۔ یہ صرف ایدھی صاحب کو دیکھ کر بہت سے لوگوں کو ترغیب ملی اور بہت سے لوگوں نے فلاحی سروسز شروع کی۔ ایدھی فاؤنڈیشن کا زپر ہائی وے پر ایک بڑا سینٹر موجود ہے جہاں ٹی بی کے مریضوں کو بھی رکھا جاتا ہے۔ کرو مہربانی تو محل زمیں پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ انسانیت کا دکھ درد بانٹ کر دنیا بھر میں شہرت حاصل کرنے والے عبدالستار ایدھی کی زبان سے نکلنے والا ہر ایک لفظ لوگوں پر اثر انداز ہوا۔ ایدھی صاحب نے زندگی بھر انجام دیے گئے کارناموں سے پوری دنیا کے لیے مثالیں قائم کی اور بلا شبہ زیادہ کام اور کم کلام موت تک ان کی زندگی کا بنیادی اصول رہا۔ گیٹ کھلا ہے، کوئی بھی آئے اس کو انکار نہیں ہے، چاہے بچہ ہو چاہے بڑا ہو۔ جب بھی دنیا میں کوئی ایمرجنسی بنتی ہے تو میرا دل ہوتا ہے کہ میں وہاں جا کے اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو مدد کروں۔